अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमील अख्तर गौरी है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। और मैं हाल ही में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन के तौर पे रिटायर हुआ हूँ। मैं ये नया चैनल बनाने जा रहा हूँ, तो इससे कबल कि मैं आपको ये बताऊं कि ये चैनल जो है वो बनाने का मकसद क्या है और इस चैनल का मौजू क्या होगा, तो बेहतर मैं समझता हूं कि मैं कुछ थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताऊं ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आया मैं इस चैनल को बनाने का अहल हूं भी या नहीं हूं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हाल ही में मैं रिटायर हुआ हूँ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से एज असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन। इससे कबल मैंने 1986 में मुल्तान होम्योपैथिक कॉलेज से DHMS डिप्लोमा किया था और फिर वहीं पे मैंने 4 साल पढ़ाया भी। और इस पढ़ाने के दौरान मैंने अपने उस्ताद डॉक्टर कैप्टन राशिद महमूद साहब के साथ मिलके एनाटॉमी की एक ये किताब है, ये हमने तहरीर की थी। उसमें तहरीर क्या की थी बल्कि हमने तरतीब दी थी। इसमें डॉक्टर कैप्टन राशिद महमूद साहब और मैंने उनको को ऑथर के तौर पे ज्वाइन किया था। और इस किताब में कोई 524 सफ़ों पर मुश्तमिल ये किताब है। ये हमने एक किताब मरतब की थी। उसके बाद एक और बुक फिजियोलॉजी की किताब है, ये भी मैंने और डॉक्टर कैप्टन राशिद महमूद साहब ने मिलके इसको भी तरतीब दिया था। और ये तकरीबन इसके सफ़ात हैं, ये 392 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है। तो ये 2 बुक्स मैंने उनके साथ मिलके उस दौरान जिस दौरान मैं टीचिंग कर रहा था उस दौरान में हमने ये बुक्स जो हैं वो लिखी थी। और उस वक्त ये होम्योपैथिक कॉलेजेस में और तिबिया कॉलेजेस में सिलेबस के तौर पे पढ़ाई जाती थी। तो उसके बाद मेरे 1990 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई एज ए शोबा होम्योपैथिक इंचार्ज के तौर पे THQ हॉस्पिटल बूरेवाला में चला गया और यहाँ मैं 9 साल रहा। और इस दौरान मैंने यहाँ पे THQ हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के साथ साथ पार्ट टाइम जो है वो मैंने टीचिंग भी की। और बूरेवाला होम्योपैथिक कॉलेज में पहले मैंने वैसे पढ़ाया और फिर मैंने एज ए प्रिंसिपल भी कुछ अर्सा उसको ज्वाइन किया। तो यहीं रहते हुए 1995 में मेरी सिलेक्शन जो है वो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर होम्यो पंजाब ग्रेड 18 में थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हुई। और लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वहाँ पे जब मेरी सिलेक्शन के बाद किसी ने वहाँ पे स्टे लिया और स्टे के बाद ये स्टे 4 साल चला। 99 तक ये स्टे चला और 99 में जब ये स्टे खारिज हुआ तब मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया। और इसमें वहाँ रह के फिर मैंने 2002 में एक पहला सर्विस स्ट्रक्चर बनाया होम्योपैथिक स्टाफ के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए। क्योंकि मैं जब THQ हॉस्पिटल बूरेवाला में था तो जो मुश्किलात और वो सामने फेस आई वो मैंने वहाँ पे दूर करने की कोशिश की। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको एक और बात ये अर्ज़ करता चलूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर होम्यो जो पोस्ट है ग्रेड 18 की थी उस वक्त, ये कोई इंडिपेंडेंट पोस्ट नहीं है, ये एक मातहत पोस्ट है। और मातहत भी उनकी जो हमें जिनकी अक्सरियत जो है वो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं समझती। तो जो भी प्रपोजल्स और वो जो होम्योपैथिक की बेहतरी के लिए जो बननी थी वो उन्हीं के मरहून मिन्नत थी कि अगर वो चाहते तो वो होती थी और चाहते तो वो ना होती थी। तो बेशतर तजावीज़ हमारी जो है वो रिजेक्ट हो जाती थी। और इसी तरह से जो सर्विस स्ट्रक्चर मैंने होम्योपैथिक एम्प्लॉइज़ का 2002 में बनाया वो तोड़ न चढ़ा। और इसके और वो वही प्रोफेशनल जेलसी की वजह से। और दूसरा एक फिर मुझे मौका मिला 2005 में मैंने फिर एक मरतबा फिर कोशिश की और एक मरतबा फिर मैंने बनाया। लेकिन शूमिए किस्मत के दूसरी मरतबा भी जो है वो हम इसका तासुब का शिकार हुए और सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो ना बन सका। 2005 तक नहीं बना। 2005 से पहले कुछ होम्योपैथिक कॉलेजेस की इंस्पेक्शन मैंने की थी
और वो इंस्पेक्शन कुछ इस तरह से थी कि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन होता है कि अगर काउंसिल किसी कॉलेज को रिकमेंड करती है, उसकी इंस्पेक्शन करके भेजती है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको नोटिफाई करती है। लेकिन उसकी एक शिक ये भी है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने तौर पे भी उसको कंफर्म करना कर सकती है कि जो काउंसिल ने रिकमेंडेशन भेजी है वो ठीक है। तो उस ज़माने में कोई 2003 की बात थी शायद, तो उस वक्त कुछ कॉलेजेस को काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनको नहीं कर रही थी। तो ये कॉलेजेस हाई कोर्ट में इन्होंने रेट दायर की और वहाँ पे फैसला ये हुआ कि आप इनकी इंस्पेक्शन जो है वो न्यूट्रल किस्म की कोई इंस्पेक्शन जो है वो करवाएं। तो तब फेडरल गवर्नमेंट ने फिर फैसला किया कि जिन जिन सूबों में कॉलेजेस थे उनके हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा कि आप ये इंस्पेक्शन करके और इनकी रिपोर्ट जो है वो हमें भिजवाएं। चुनांचे पंजाब में तो 14 कॉलेज थे, पंजाब में 14 कॉलेज थे। पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप ये कॉलेजेस इंस्पेक्ट करके रिपोर्ट भेजें। हेल्थ डिपार्टमेंट ने डीजी ऑफिस को कहा, डीजी ऑफिस में रेलिवेंट पर्सन जो है वो मैं था और मैंने फिर ये कॉलेजेस इंस्पेक्ट किए और 14 कॉलेज जो इन कॉलेज को इंस्पेक्ट किया वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की यार्ड स्टिक के मुताबिक चेक करना था। तो उन्हीं की यार्ड स्टिक के मुताबिक इन 14 में से एक कॉलेज भी यार्ड स्टिक पे पूरा नहीं उतरता था। चुनांचे मैंने वो रिपोर्ट वैसी की वैसी बनाई और फेडरल गवर्नमेंट में भेज दी। तो फेडरल गवर्नमेंट में ज़रूरत थी उस वक्त 2005 में, वहाँ पे एक जॉइंट सेक्रेटरी थे लियाकत मुनीर राव साहब। वो ये चाहते थे कि यहाँ पे मैं कोई रिफॉर्म्स लाऊं और मैं कोई होम्योपैथिक सिस्टम को कुछ बेहतर करूं। तो अब्बासी साहब हैं प्रेसिडेंट, आज का साबिक प्रेसिडेंट, जो उस वक्त काउंसिल के मेंबर थे और उनके एक शागिर्द थे, उनका एक पट्ठा था उस वक्त जो इस काम में सरगर्म रहे और वो उन्होंने लियाकत मुनीर राव साहब को मेरा नाम पेश किया और उन्होंने बताया कि जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट ही है और सही काम करता है। तो राव साहब ने कहा, लियाकत मुनीर राव साहब ने, कि ठीक है बिल्कुल। ये उन्हें याद आ गया कि वो कहते कि जी उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं और बहुत ही सख्त रिपोर्ट्स हैं, तो ये ऐसा बंदा हमें चाहिए, तो आप काइंडली वो फिर उन्होंने अब्बासी साहब को कहा, उनके पट्टे को कहा, तो उन्होंने फिर कोशिश की और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो एक लेटर भेजा इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि जी हमें इस बंदे की सर्विसेज चाहिए। चुनांचे 2005 में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं फेडरल गवर्नमेंट चला गया। 2005 से 2007 तक मैं वहाँ पे रहा। वहाँ पे मैंने एक दो काम किए और एक तो वहाँ पे एक इलीगल प्रेसिडेंट बैठे थे, वहाँ पे मैंने वो कानून के मुताबिक उनको डिनोटिफाई किया। वो उसके रिपरकशंस फिर मुझ पर आना शुरू हुए और एक काम मैंने जो किया वो ये था कि होम्योपैथिक और तिब काउंसिल के जो इलेक्शन थे वो पहले होते थे पोस्टल बैलेट के ज़रिए। मैंने लियाकत मुनीर राव साहब को जाते ही कहा, मैंने कहा सर कि कुछ चेंजेस हैं जो इस सिस्टम में करने के लिए वो हमें कानून चेंज करने पड़ेंगे। तो फिर हमने डिसाइड ये किया कि क्योंकि एक्ट में तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो जो चेंजेस हम रूल्स में कर सकते हैं वो चेंजेस ला के जो तब्दीली आ सकती है वो हम ला सकते हैं। तो इलेक्शन का जो था वो रूल्स के अंदर था सिस्टम। पोस्टल बैलेट के ज़रिए पहले इलेक्शन होता था। जो नए लोग हैं उनको तो बेचारों को पता नहीं होगा, जो नए अब DHMS करके या तिब का फाजिल तिब वल जराहत का डिप्लोमा करके आते हैं, उन्हें नहीं पता कि इलेक्शन जो है पहले किस तरह से होता था। तो पहले पोस्टल डाक के ज़रिए एक बैलेट पेपर आता था, उसमें ओथ कमिश्नर से अटेस्ट कराना होता था और अपनी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगा के वो फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाना होता था। तो वो वोटर तक वोट पहुंचता ही नहीं था और वो वोटर जो है वो वोट जो है वो रास्ते में ही डाकिए के जरिए कैंडिडेट जो है वो खरीद लेते थे। तो उस जमाने में चूंकि सस्ता वक्त था, 10 रुपए या 15 रुपए में एक वोट जो है वो डाकिया जो है वो दे दिया करता था। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि ये मुझे इतना अरसा हो गया DHMS किए हुए, लेकिन मुझे आज तक मेरा वोट नहीं मिला, तो ये होना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल आप करें। चुनांचे मैंने वो फाइल थी तिब की फाइल थी, उस पर मैंने प्रपोज किया और उसमें हमने वो उसको मंजूर भी करवाया और इसके साथ साथ एक और रूल्स भी मंजूर करवाए थे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं
उनको उनका क्राइटेरिया क्या होगा वो भी हमने कराया था, लेकिन वो हमें मजबूरन वापस लेना पड़ा, क्योंकि सेक्रेटरी हेल्थ की एक जो है वो सिफारिश बहुत तकड़ी थी, और उसकी वजह से फिर वो रूल्स जो है वो वापस करना पड़े। लेकिन ये जो इलेक्शन का तरीक़ाकार था वो हमने तब्दील किया, और वो पोस्टल बैलेट को कन्वर्ट किया डायरेक्ट बैलेटिंग में, और 2006 में फिर पहला इलेक्शन भी कराया। और वो पहला इलेक्शन जो था नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का था, और पूरे पाकिस्तान में एक जो है वो एक ही दिन में, एक ही रोज़ में वो इलेक्शन कराया। हमने उसके कानून तक बनाए, उसके SOPs बनाए कि कितने वोटर्स पे जो है वो पोलिंग स्टेशन होगा, पोलिंग स्टेशन कहाँ पे होगा, और उसका पोलिंग ऑफिसर कौन होगा, उसमें स्टाफ कौन होगा, रिज़ल्ट कैसे आएगा, सामान कैसे जाएगा, ये तमाम काम जो है वो हमने किया। और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ करूं कि आजकल जो तिब कौंसिल के रजिस्ट्रार हैं इस्माइल साहब, वो उस वक्त नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के रजिस्ट्रार थे। उन्होंने मेरे साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने बड़ी मदद की, और बड़ा ही उन्होंने जिम्मेदारी के साथ वो इलेक्शन जो है वो पूरा कंडक्ट करवाया। और जो रिटर्निंग ऑफिसर थी उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट जो है वो मुकर्रर किया था, उसमें नॉमिनेट किया था कि आप मेरी हेल्प कराएं, तो मैंने उनको ये असिस्ट किया था। मुझे लोग जब हम रूल्स बना रहे थे तो मुझे लोग कहते थे, ख़ास तौर पे एक साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि गौरी साहब आप ये क्या करने जा रहे हैं, कैसे क्यों डालेगा वोट, एक फुलवारी में एक बंदा रहता है, वो मरी से भी दूर है, वो आके फुगवारी में रहता है, और वो आके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट EDO के ऑफिस में या CO के ऑफिस में आके क्यों वोट डालेगा। तो मैं भी थोड़ा सा परेशान होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो जिस रोज़ इलेक्शन हुआ तो वो देखा कि लाइनें लगी हुई हैं, और फिर 2-3 दिन के बाद वो तशरीफ़ लाए मेरे पास, और उन्होंने कहा कि जी नहीं आप ठीक थे, और बहुत ही ये अच्छा हुआ। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जब इलेक्शन होते थे तो बहुत सारी लिटिगेशंस होती थी, कानूनी कार्रवाइयाँ होती थी, लोग अदालतों में जाते थे। लेकिन जब ये पहला इलेक्शन हुआ तो ये डायरेक्ट बैलेटिंग के ज़रिए इसमें धांधली के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो गए, और बहुत ही फेयर एक इलेक्शन हुआ। और आज भी ये होम्योपैथिक काउंसिल का और जो तिब काउंसिल का इलेक्शन होता है, ये इनिशिएटिव मैं जब 2 साल वहाँ पर रहा तो उस दौरान ये मैंने लिया था, और ये मैंने अप्रूव कराया था फेडरल गवर्नमेंट से, और इस पर इम्प्लीमेंट भी करवाया था। तो 2007 में अच्छा, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक प्रेसिडेंट साहब को हमने इसमें यहाँ से फारिग किया था, इलीगल प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनके तरफ से फिर रिपरकशंस आना शुरू हुए। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपनी नौकरी नहीं ख़राब करता। मैंने फिर अपने जॉइंट सेक्रेटरी को कहा, उस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी भी चेंज हो गए थे, मैंने कहा जी मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, अपनी सीट पर मैं दोबारा वापस जाना चाहता हूँ। चुनाचे उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे पास दूसरे सेक्शन में आ जाएँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अब वापस अपनी पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। चुनाचे में 2007 में वापस आ गया, और 2007 में मेरे यहाँ पर एक दोस्त हैं, आज भी हयात हैं, उस वक्त वो एडिशनल डायरेक्टर फूड एंड न्यूट्रिशन थे। तो उस वक्त वो लैक्टेशन मैनेजमेंट पे 5 रोज़ा ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम आया था फेडरल गवर्नमेंट से, जो वो WHO की तरफ से और यूनिसेफ की तरफ से फंडेड था। उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने आपको गौरी साहब जो है मास्टर ट्रेनर बनाना है इस लैक्टेशन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पे, यानी बच्चों को जो माएँ दूध पिलाती हैं उसकी अफादियत पे 5 रोज़ा ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स कौन थे? उस ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स थे मेडिकल ऑफिसर्स और सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स, नर्सिंग सुपरवाइजर्स, ये लोग उस ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स थे। तो हमारी ट्रेनिंग करवाई उन्होंने मेवा हॉस्पिटल में, हमें 6 प्रोफेसर्स ने ट्रेन किया, मास्टर ट्रेनर बनाया। तो फिर वो ट्रेनिंग जो है वो 36 ट्रेनिंग्स होनी थी। हमने वो 36 ट्रेनिंग्स इन एलोपैथिक शोबे में मैंने वो कंडक्ट करवाई, और 36 ट्रेनिंग के बाद भी पैसे बच गए। तो जो डायरेक्टर साहब थे, जो डॉक्टर महमूद साहब, ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी थे, उनसे मैंने कहा कि सर ये पैसे वापस भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम ये करते हैं कि जो पैसे बाकी बचे हैं तो वो हम उनकी ट्रेनिंग्स करा देते हैं उन नर्सिस की जो उन वार्ड्स में ड्यूटी दे रही हैं, जो जच्चा बच्चा वार्ड हैं उनमें जो ड्यूटी दे रही हैं, तो ये उनके लिए ये ट्रेनिंग जो है वो बड़ी मुफीद साबित होगी। चुनांचे उन्होंने मेरी बात जो है वो उसको कंसीडर किया, और हमने फिर वो ट्रेनिंग्स करवाई, और वो 36 की बजाय 57 ट्रेनिंग्स जो हैं वो हमने लैक्टेशन मैनेजमेंट पे इन एलोपैथिक डॉक्टर्स और नर्सिस की करवाई। तो इसके बाद जो है फिर
2008 में, हाँ 2008 में होम्योपैथिक कैडर को जो है वो डाइंग कैडर करार दे दिया गया। तो उसमें फिर जो मेन किरदार अदा किया वो होम्योपैथिक डॉक्टर अकरम शहजाद, जो उस वक्त THO हॉस्पिटल टिब्बा सुल्तानपुर में थे, और हकीम आदिल गिल साहब थे। इन दोनों लोगों ने एक जॉइंट प्लेटफार्म बनाया, मेरे पास आए, हमने फिर उसको मूव किया, और मूव करने के साथ साथ फिर हमने उसको, जब वो हमने देखा कि ये और तरह से ये वापस नहीं हो रहा और ये लोग जो हैं वो हमारे शोबों को ख़त्म करने के दर पे हैं, उन्होंने डाइंग कैडर करार दे दिया था। डाइंग कैडर ये होता है कि जी जो लोग आ गए हैं वो आ गए हैं, अब नई भर्ती नहीं होगी, जो रिटायर होते जाएंगे वो ख़त्म होता जाएगा। तो चुनाचे वो फिर मैंने उन्हें मशवरा दिया, मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि एक ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर तलाश करें जो मेरिट पे पूरा उतरता हो, एक हकीम तलाश करें जो रूल्स पे पूरा उतरता हो, और उन दोनों की जानिब से आप हाई कोर्ट में एक रिट दायर करा दें। चुनाचे उस होम्यो तिब्बी जॉइंट फोरम ने फंड्स इकट्ठे किए और एक रिट दायर की, और वो मुल्तान हाई कोर्ट में रिट दायर की, और मुल्तान हाई कोर्ट ने फिर बुला लिया सेक्रेटरी साहब को, और जब एक दो हियरिंग पे उन्होंने लैतो लाल से काम लिया तो हाई कोर्ट ने फिर एक बहुत सख्त ऑर्डर पास किया, और उन्होंने कहा कि जी कल जो है वो सेक्रेटरी साहब इन पर्सन जो है वो यहाँ पे आके पेश हों, और चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया कि आप यकीनी बनाएं कि ये सेक्रेटरी साहब जो है वो यहाँ पे आके पेश हों। चुनाचे वो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो उन्होंने कहा कि जी आप एक दिन का टाइम दे दें, हमें तो कुछ वक्त दरकार होगा। चुनाचे एक दिन का टाइम दिया, सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई अगले ही रोज़, और उस लेटर को विड्रॉ किया, और लेटर विड्रॉ करने के बाद वो जो है फिर वापस वो सेक्रेटरी साहब जो है वो उसमें पेश हुए। सेक्रेटरी साहब पेश हुए और उन्होंने वहाँ जाके कहा कि जी ये हमारी मालूमात के बगैर जो है हमारे इल्म में नहीं था, और ये जो लेटर जो है वो हमने विड्रॉ कर लिया है, और हम तो इस शोबे को जो है वो आगे ले जाना चाहते हैं। चुनांचे ये इस तरीके से 2008 में वो डाइंग कैडर जो है वो विड्रॉ हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये कि आजकल भी अनअनाउंस्ड जो है वो डाइंग कैडर इन शोबों का चल रहा है, लेकिन इस पे किसी ने कोई ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं दी है, और वो अभी तक 2016 से 2022 आ गया है, वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। अच्छा, इसके बाद 2009 में मुझे भिजवा दिया गया चीफ मिनिस्टर हाउस में। 2009 से बल्कि पहले ही चला गया था। वहाँ पे थे सीनियर पॉलिटिकल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर, उनका एडवाइज़र बना के, उनका कोऑर्डिनेटर बना के मुझे जो है वहाँ भेज दिया था। वो चूँकि उन दिनों में चीफ मिनिस्टर ने एक स्कीम शुरू की थी जनरेटर्स की, फ्री मेडिसिन की, और एयर कंडीशंस लगाए थे तमाम में, और फिर उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर सियासी लोगों को मुकर्रर किया था कि आपने इन स्कीमों को जाके विजिट भी करना है, मॉनिटर भी करना है कि कहीं जो है ये सीज, ये जनरेटर और ये मेडिसिन जो है इनका खुर्द बुर्द ना हो। चुनांचे उन्होंने एक पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी में से लोगों को तकर्रुर किया था एज ए कोऑर्डिनेटर हर ज़िले में, और उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने मुझे सीनियर पॉलिटिकल असिस्टेंट टू CM वो थे, नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, वो बहुत अच्छे इंसान थे, फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। तो मैं फिर वहाँ जाके इन सब की ट्रेनिंग्स भी हमने कराई, और इनको परफॉर्मे भी बना कर दिए, और इनसे रिपोर्ट आती थी, फिर हम ये रिपोर्ट लेके और एक पेपर पे कंसोलिडेट करके जो है वो CM को हर महीने वो भेज दिया करते थे। तो 2009 में ये जो तीसरा सर्विस स्ट्रक्चर जो अब जो मंजूर हो चुका 2009 में, सरगोदा डिवीज़न के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर मुख्तार साहब, उनके एक दोस्त कोई करीबी अजीज़ जो थे वो SO लगे, ज़ुबैर साहब आके इसमें सेक्रेटरीट में जो G2 सेक्शन था उसमें वो आके लगे। तो उन्होंने डॉक्टर मुख्तार साहब ने जो है वो रब्ता किया अकरम शहजाद साहब से, डॉक्टर अकरम शहजाद साहब से, और उन्होंने कहा कि जी सर्विस स्ट्रक्चर जो है अगर अब बन सकता है तो सेक्रेटरीट के थ्रू चला जाएगा। और मैं उन दिनों में चीफ मिनिस्टर हाउस में था, तो उन्होंने अकरम शहजाद साहब ने मुझे कहा कि जी इस तरह से है तो आप अगर कर सकते हैं तो करें। मैंने कहा जी बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ज़ुबैर साहब के पास बैठा, मैं 2 दिन बैठा, और मैंने 2 दिन में होम्योपैथिक का सर्विस स्ट्रक्चर भी बनाया और तिब का सर्विस स्ट्रक्चर भी बनाया, और वो वहाँ से सर्विस स्ट्रक्चर को मूव कराया, सेक्रेटरीट से मूव कराया, और जहाँ रुकता था
वहाँ पे मैं फिर जो जिनके साथ मैं चीफ मिनिस्टर हाउस में मौजूद था, वहाँ से मैं उनको कहता था कि जी आप रिक्वेस्ट करें, वो रिक्वेस्ट करते थे, वो सर्विस स्ट्रक्चर आगे चलता था। बहुत ही मुश्किलात थी, और जो 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 दूसरा शोबा था जो नहीं चाहता था कि हमारा ये सर्विस स्ट्रक्चर बने, उन्होंने काफ़ी इसमें हर्डल्स अटकाने की भी कोशिश की, तो लेकिन वो हर्डल्स जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता हम रिमूव करवा लेते थे। और जो ऑफिस का काम था वो डॉक्टर अकरम शहजाद ने बड़ी खुश असलूबी के साथ जो है वो पूरा किया। वो फाइल को, तो जिस तरह से फाइल दफ्तर में मूव होती है, उसको उन्होंने फाइल को मूव किया। और 2012 में फिर वो जो सीएम सेक्रेटरी, आखिर में समरी जो है वो सीएम सेक्रेटेरिएट आनी होती है, तो सीएम साहब से अप्रूव कराई। सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई, फिर उस कमेटी में भी हमने पेश किया। फिर दोबारा वो गई, फिर सीएम साहब के पास गई, और फिर ये सर्विस स्ट्रक्चर जो है 2012 में सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर का मंजूर हुआ। मैं इस पर पूरा तफसील के साथ भी एक वीडियो जो है वो आपके साथ इसमें शाया करूँगा। तो ये जो 2012 में सर्विस स्ट्रक्चर जो बना, उसके मुताबिक फिर 4 ईयर सर्विस स्ट्रक्चर है। और उसके मुताबिक होम्योपैथिक डॉक्टर 15 में, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में डायरेक्टर होम्योपैथी भी जो है वो DHMS होम्योपैथिक डॉक्टर ही जो है वो स्टेप वाइज जो है वो जाएगा। तो 2010 में इसी तरह से 2010 में मुझे जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है, उन्होंने मुझे इसका टेक्निकल पर्सन कमेटी का, एक जो उनकी एडवाइजरी कमेटी होती है यूनिवर्सिटी की, इस शोबे की, जो अल्टरनेटिव सिस्टम का शोबा था, तो उसका मेंबर भी मुझे बनाया उन्होंने। उस वक्त जब मैं एक मीटिंग अटेंड की, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो है वो ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो इनकी ट्रेनिंग जो है वो कराई जाए, और ट्रेनिंग 1 साल की जो है BHMS और BEMS के लिए ज़रूरी है। चुनाचे वो मैंने कोशिश करके DG ऑफिस से और डायरेक्टर जनरल से फिर ये मंजूरी ली कि इनकी 1 साल की ट्रेनिंग जो है वो नॉन रेम्यूनरेशन बेसिस पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में और THQ हॉस्पिटल में करवा दी जाए। चुनाचे वो मैंने एक लेटर जारी किया फिर, और इस पे भी मैं तफसील के साथ जो है वो एक वीडियो में आपके साथ सारी तफसील शेयर करूँगा कि किस तरह से BHMS और BEMS जो लोग हैं वो अब हाउस जॉब वो कर लेते हैं। अच्छा, 2011 में फिर ये 2010 में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बन गया। 2011 में मुझे बुलाया गया वहाँ पे। 2011 में मैंने जाके ब्रीफिंग दी उन्हें, और फिर मैंने उन्हें कहा कि जी अपने सिस्टम के बारे में सारा ब्रीफ किया कि जी किस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है। तो चुनाचे उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने ये एक MSDS बनाए हैं, तो इसके बारे में आप हमें राय दें। वो MSDS ऐसे थे कि उन पर अमल दरामद नहीं हो सकता था। चुनाचे वो मैंने उन्हें कहा कि जी ये काबिल कबूल नहीं है और इस पर अमल दरामद नहीं होगा, इस पर हमारा होम्योपैथ डॉक्टर और तबीब जो है वो अमल दरामद नहीं कर सकेगा, लिहाजा इसको रिव्यू की ज़रूरत है। चुनाचे उन्होंने उस वक्त वो पेंडिंग कर दिया था, और बाद में फिर 2013 में उन्होंने फिर मुझे बुलाया था। इसकी तफसील भी मैं आपके साथ अगली वीडियो में तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से ये बने, MSDS बने। बहरहाल वो MSDS बन गए, और आज वो MSDS जो है वो लागू हैं। 2013 में मैं कौंसिल का मेंबर भी रहा, और कौंसिल का मेंबर बनने पे कुछ अर्सा मैंने काम किया उनके साथ, लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ पे काम जो है वो ठीक नहीं हो रहा, और जो तजावीज़ मैंने दी कि जी इस तरह से करप्शन को ख़त्म किया जा सकता है, तो वो जो बरसर इक़्तिदार लोग थे उन्होंने उससे इत्तेफाक नहीं किया। चुनाचे मैंने फिर सेक्रेटरी हेल्थ को एक ख़त लिख दिया कि जी मैं इस करप्ट सिस्टम का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहता, लिहाजा मैं इन तमाम कमेटियों से मैं अपने आप को क्विट करता हूं। तो उस सेशन में मैं जो है वो कौंसिल का मेंबर भी रहा। तो 2016 में मैं पंजाब इससे हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है वो रिटायर हो गया, और मैंने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने कोई ये MSDS जो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स की 247 ट्रेनिंग्स करवाई, और हुक्मा की 100 ट्रेनिंग्स करवाई, जो मेरा टेन्योर था अब तक का उसमें। और इसमें मैंने 10,064 होम्योपैथ ट्रेंड किए MSDS पे, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स पे, और 3,881 तबीब जो है वो इस पे ट्रेंड किए। और इसके अलावा 8 जॉइंट सेमिनार फिर हमने किए, जिसमें होम्योपैथ और हुक्मा को हमने इकट्ठा ट्रेन किया। तो इसमें 479
होम्योपैथ और हुक्मा को हमने जो है इसमें ट्रेंड किया। तो ये तो था एक ब्रीफ सा, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मैं माज़रत चाहता हूँ। अब मैं इस जानिब आता हूँ कि ये चैनल का इसमें मौजू क्या होगा। जैसा कि आपने देखा कि मेरे चैनल का जो नाम है वो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है। तो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक, हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट जो टर्म है वो ज़्यादातर अब आम हुई है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट बनने के बाद। और हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट उसे कहते हैं कि जो क्लिनिक है, जो हॉस्पिटल है, जहाँ पे इलाज मुआलजे की सहूलियात मुहैया की जाती हैं, उसको हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। चाहे वो एक कमरे का जीपी का क्लिनिक है, या होम्योपैथ का क्लिनिक है, एलएचबी का क्लिनिक है, या वो 500 बेड का कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ये सब हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। तो इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को पेश आने वाले मसाइल का हल और उनकी जो उन कानून की रोशनी में उनके जो मसाइल हैं उनका हल जो है वो पेश किया जाएगा इसमें। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि ये भी हम बताएंगे कि कौन सा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, होम्योपैथ क्या कर सकता है, तबीब क्या कर सकता है, एलोपैथिक डॉक्टर क्या कर सकता है, हॉस्पिटल में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम इस चैनल के ज़रिए आपके साथ शेयर करेंगे। और ये सारी चीज़ें कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ और इन कवायद और ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए आपके खिदमत में गोश गुजार करेंगे। और जो इस चैनल के बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये जब तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट नहीं आया था, सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट नहीं आया था, केपीके एक्ट नहीं आया था, तो उस वक्त तक जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर था, जो अपनी काउंसिलों से रजिस्टर्ड था, वो अपना हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बना लेता था पंजाब में, सिंध में और केपीके में। लेकिन जब से ये हेल्थ केयर कमीशन एक्ट जब से लागू हुए हैं, उसके बाद से कोई हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर अपनी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट बना नहीं सकता, इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, जब तक कि वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, केपीके हेल्थ केयर कमीशन से या सिंध हेल्थ केयर कमीशन से अपनी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड और लाइसेंस ना करवा ले। रजिस्टर्ड तो आप हो जाते हैं, लेकिन लाइसेंस जो है वो आपको उस वक्त मिलता है जब आप इन कमीशन के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, MSDS जिन्हें हम कहते हैं, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, उन पर जब तक आप पूरा नहीं उतरते तब तक आपको ये लाइसेंस जारी नहीं होता। तो पहले तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ट्रेनिंग करवाता था, सबकी ट्रेनिंग करवाता था, होम्योपैथ की, हुक्मा की, डेंटिस्ट की, जीपीज की, हॉस्पिटल्स की, सबकी ट्रेनिंग करवाता था। लेकिन जब कोविड आया तो फिर ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो मौकूफ़ हो गई, और फिर हमने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करवाई। और ऑनलाइन के बाद अब ऑनलाइन भी जो है हुक्मा की और अतिब्बा की तो आजकल नहीं हो रही, और जीपीज़ की शायद होती हैं या हॉस्पिटल्स की होती हैं। और अभी कमीशन ने जो ये किया है, फैसला किया है कि जो कैटेगरी 2 हॉस्पिटल्स हैं उनका एक शेड्यूल मेरा ख्याल है बनने जा रहा है या बन गया है गालिबन, वो अब पूरे पंजाब में जो है उनकी ट्रेनिंग्स होंगी। तो हम इस चैनल के ज़रिए ये करेंगे कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो तिब क्लिनिक के स्टैंडर्ड्स हैं, मतब के स्टैंडर्ड्स हैं, जो जीबी क्लिनिक के स्टैंडर्ड्स हैं, जो हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड्स हैं, हम इन मिनिमम स्टैंडर्ड्स की जो इंडिकेटर्स हैं, हर एक इंडिकेटर की एक वीडियो बनाएंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। और देखें, ये मैं फिर आगे चल के आपके साथ दूसरी वीडियो में, वीडियो क्योंकि ज़्यादा तवील हो गई है, मैं शेयर करूँगा। इस तरह से हम आपको पेश करेंगे जिस तरह से हम वहाँ पे पेश करते थे, और इंतहाई आसान तरीक़ा हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। आप एक एक वीडियो को जो है वो देखते जाएं और अपनी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को देखते जाएं, वो खा होम्योपैथ है, व तिब है, जीपीज़ हैं, या कैटेगरी 2 के हॉस्पिटल्स हैं। तो वो एक एक इंडिकेटर जो है वो उसको आप देखें, इस पर वॉच करें, और वॉच करने के बाद उस एक इंडिकेटर को आप पूरा कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट इंडिकेटर को, इस तरह से हमने जितने भी इंडिकेटर हैं, जैसे होम्योपैथिक के 33 इंडिकेटर हैं, इंशाल्लाह हम 33 इंडिकेटर्स की 33 वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तिब के जो हैं वो 34 इंडिकेटर हैं, हम तिब की 34 वीडियोस आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। 47 इंडिकेटर्स जो हैं वो जीबी क्लिनिक्स के हैं, वो हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और जो कैटेगरी 2A है
जिसके इंडिकेटर गालिबन 154 के करीब इंडिकेटर्स हैं, वो भी हम आपके साथ एक एक इंडिकेटर उर्दू के अंदर जो है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करेंगे, और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके मैं ब्लॉग भी बनाऊंगा अपना। उस ब्लॉग पे उसको उस ट्रांसलेशन को जो है वो वहाँ पे उस ब्लॉग पे भी मैं अपने शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से भी उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका चैनल बनाने का मकसद है। तो वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी, उनसे भी गुजारिश है कि इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हम कानून की रोशनी में, रूल्स रेगुलेशंस की रोशनी में, पॉलिसी की रोशनी में और कवायद व ज़वाबित की रोशनी में आपके साथ जो है वो ये वीडियोस जो है वो शेयर करेंगे। हम इसके अलावा जो करंट इश्यूज़ हेल्थ से रिलेटेड होंगे वो भी वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करेंगे। 3 एक्ट इस वक्त बन चुके हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट, सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट और KPK हेल्थ केयर कमीशन एक्ट। हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि किस हेल्थ केयर कमीशन एक्ट में ऐसी कौन सी जो है वो शिक मौजूद है जिसकी वजह से कोई ऐसा महसूस होता है कि जिसमें होम्योपैथ को और तिब के शोबे को थोड़ा सा नज़रअंदाज जो है वो किया गया है। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जहां कुछ लोग कानून के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। क्लिनिक सील कैसे होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। डी सील कराने का क्या तरीका है वो भी आपके साथ इस चैनल पे शेयर करेंगे। तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इसके चैनल को शेयर कर लें, और जो प्रैक्टिस करने का इरादा रखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो शेयर कर इसको सब्सक्राइब कर लें। और जो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब आगे चल के क्लिनिक बनाना है, उनसे भी गुजारिश है कि वो अपना इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत मुफीद मालूमात जो हैं वो मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।